आफ्टर सॉइल कंडीशन वी हैव सोइंग टाइम एंड सोइंग टाइम में जो मोटी मोटी बातें हैं, सोइंग टाइम वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, कहता है इलाके पे डिपेंड करता है कि किस जगह आप लहसुन लगाना चाहते हैं। गार्लिक इज प्लांटेड इन सिंगल क्लोव। आमतौर पे जो लहसुन होता है ये उसकी क्लोव से लगता है, और वो जो एक पोथी होती है आपने देखी होगी, वो उसके अंदर मल्टीपल क्लोव्स आर देयर, और उस क्लोव में से हम जो एक ये सिंगल क्लोव होती है इसको लेकर आगे चलते हैं। इट विल बी यूज फॉर प्रोपेगेशन, बट समटाइम्स बल्बल्स आर आल्सो यूज्ड। ये बल्बल्स जो है ये ओकेजनली कभी कभार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये होते क्या हैं, ये एक्चुअली वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इन्फ्लोरेसेंस में ऊपर एक शीट होती है जिसके अंदर न्यूमेरियस फ्लावर्स विल बी देयर, फूल होंगे। इन फूलों में ही कुछ छोटे छोटे स्वोलन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बल्बल्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे फुल स्वोलन स्ट्रक्चर्स जो हैं, यूं कह लें कि जिस तरह स्प्राउटेड सीड्स होते हैं उस तरह की आप बात कर लें, तो ये इस्तेमाल होते हैं। इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है लहसुन लगाने के लिए, लेकिन ये ओकेजनली कभी कभी इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं कि ये आमतौर पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये इतनी आसानी से गार्लिक नहीं देते, गार्लिक इतनी आसानी से इनसे नहीं बनता। पहले सीजन में जब इन बल्बल्स को लगाया जाएगा तो ये बहुत छोटे साइज में होंगे, और ये पहले सीजन में एक छोटी सी गेंद नुमा एक नीचे जमीन के अंदर एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे, छोटी सी एक गोली बन जाएगी नीचे लहसन की, और उसके बाद वो गोली निकाल ली जाएगी, और नेक्स्ट सीजन में फिर ये गोली को जब ट्रांसप्लांट किया जाएगा देन इट विल गिव यू अ फुल गार्लिक। तो इसके नीचे फिर पूरा एक गार्लिक जो है वो एक्चुअल गार्लिक वो लगेगा। तो ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें 2 साल में जाके आपको प्रोडक्शन मिलती है। जबकि नॉर्मल क्लोव अगर आप लगाएंगे गार्लिक के कहीं से लेकर, तो वो आपको पूरा पूरा हर क्लोव जो है एक अलग पूरा पौधा देगी। इन हिली एरियाज द क्रॉप इज प्लांटेड इन मार्च अप्रैल, वो मार्च अप्रैल में लगाते हैं हिली एरियाज में। वेयर इन द प्लेन्स इट इज प्लांटेड फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर। मैदानी इलाकों में आमतौर पे सर्दी जब शुरू होने लगती है उस वक्त लगाई जाती है, और आपने देखा है कि पहाड़ी इलाकों में तकरीबन मार्च अप्रैल में जाके जब मौसम थोड़ा खुलता है, बर्फ पिघलती है, तो उस वक्त ये लगाई जाती है। Quantity of planting material required per area depends on the clove size and the number of cloves per bulb। कहता है ये एग्जैक्टली exactly कोई किलो में बात नहीं की जा सकती, डिपेंड करता है कि क्लोव साइज आपके पास कितना है। डिस्टेंस ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस एंड 8 to 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज रिकमेंडेड। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि रिकमेंडेड डिस्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्या है गार्लिक में, तो आपने ये वाला डिस्टेंस मेंशन करना है कि 15 से 20 रो के दरमियान और 8 से 10 पौधे से पौधे का फासला। तस्वीर बनाना चाहते हैं इसकी, बना लें, मैं इसको रेज करने लगा हूँ। देन वी हैव सोइंग टाइम के बाद क्लोव रिक्वायरमेंट, जो हम अभी पीछे क्लोव की बात पढ़ के आए हैं। क्लोव में ऐसा क्या होता है, क्लोव आमतौर पे उसने कहा ये डिटैच किए जाते हैं कॉम्पोजिट बल्ब से, वही वाला जो मेन हमने पोथी की बात की, पोथी से निकाले जाते हैं सारे क्लोव्स। आमतौर पे जो एक क्लोव होता है उसकी उसकी जो लंबाई है इट शुड बी 0.8 to 1 सेंटीमीटर, तकरीबन इतनी होनी चाहिए। ठीक है। बिगर एंड हेल्दियर क्लोव शुड बी सिलेक्टेड, कहता है जितना आप बड़ा क्लोव लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका पौधा निकलेगा। आमतौर पे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 300 से 500 किलोग्राम आपको क्लोव चाहिए होते हैं 1 हेक्टेयर को लगाने के लिए। तो ये आपका हो गया रिकमेंडेड सीड रेट। ठीक है। The quantity of seed varies due to size of individual clove and planting, यहाँ पहले भी पढ़ चुके हैं। The planting clove should be weight of 3.5 to 5.8 grams। कहता है अगर आप ये वाला ये सेंटीमीटर में लेंथ दी है और ये उसका ग्राम में वजन दिया है, तो तकरीबन एक क्लोव जो होता है वो 3.5 से 5 ग्राम का एक क्लोव होता है। तो वो एक अच्छा क्लोव है। बिगर इज बेटर वाली कहानी यहाँ पर भी उसने दोबारा ये बात बता दी। इसकी तस्वीर बनाना चाहते हैं तो बना लें। ये आपका रिकमेंडेड सीड रेट लिखा हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोव की रिक्वायरमेंट क्या है लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज ये उसकी स्टैंडर्ड्स हैं लेंथ वाइज, और एलियन जी टी एच लेंथ। और वेट वाइज अगर पूछा जाए तो वेट वाइज ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। पेपर में अगर सवाल आता है कि वेट वाइज स्टैंडर्ड लिखे हैं, स्टैंडर्ड क्लोव कितने वजन का होना चाहिए, तो दिस इज द आइडियल वेट। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द आइडियल लेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड क्लोव, तो दिस इज द आइडियल लेंथ। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसकी भी एक। ओके, नाउ वी विल मूव टू मेथड्स ऑफ सोइंग।
मेथड्स ऑफ सोइंग में उसने कहा मल्टी डिफरेंट मेथड्स हैं इन द फील्ड, अप टू 5 मेथड्स, उसने कहा 5 किस्म के मेथड्स हैं। Dibbling is there, furrow planting is there, broadcasting is there, transplanting is there, flat versus ridge planting is there. 1, 2, 3, 4 and 5 methods are there. हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं आगे। डिबलिंग जैसे मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, डिबलिंग हमने 503 के टर्मिनोलॉजीज में पढ़ी है डिबलिंग की टर्म। डिबलिंग में क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ प्लांटिंग विच इज प्रैक्टिस फॉर स्मॉल टू मीडियम एरियाज। ये आमतौर पर डिबलिंग उन इलाकों में की जाती है जहाँ अगर आपके पास इलाका थोड़ा हो, आपने थोड़ा इलाका लगाना हो तो डिबलिंग के जरिए लगा सकते हैं। दी क्लोव्स आर डिबल्ड। डिबल्ड क्या है कि पहले सुराख बनाए जाएंगे, उसके अंदर ये लगाई जाएगी। जैसे मैं उस पहले भी बता के आया था, आपने देखी थी उसमें कि डिबल्स जो हैं वो एक टूल्स होते हैं जो कि सुराख करने के काम आते हैं। डिफरेंट शेप्स के डिबल अवेलेबल है, टी शेप है, एल शेप है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबल्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो वो आप उस लिहाज से तो उसने कहा वो आमतौर पे क्लोव्स आर डिबल्ड एट 5 to 7.5 सेंटीमीटर डीप। जमीन के अंदर 5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर गहरा सुराख करना है। एंड कीप द स्प्राउटिंग एंड अपवर्ड। और जो आपकी ये क्लोव है, क्लोव जब आप निकालते हैं ना उसमें से, ये आपकी फर्ज करें क्लोव है, ये मैं लहसुन बना रहा हूँ इधर आपके सामने, ये इसके नीचे रूट्स हैं। एंड हेयर यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोव्स। जब आप इन क्लोव को छीलते हैं, अलग अलग करते हैं, तो आप देखते हैं कि क्लोव के दो सिरे हैं। एक सिरा थोड़ा सा चपटा है और दूसरा सिरा थोड़ा पॉइंटेड है। ये पॉइंटेड वाला जो है, दिस इज एक्चुअली द जर्मिनेटिंग साइड, स्प्राउटिंग एंड ये है। नीचे वाला जो है, दिस इज द ये स्टेम है, स्टेम का पोर्शन है ये वाला लगा, और यहाँ से इसकी रूटिंग होनी है, यहाँ से इसकी रूट्स निकलनी है। तो ये ऊपर रखना है आपने और ये नीचे रखना है। दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन जिसमें आपने इसको जमीन में डालना है सुराख के अंदर। उसके बाद स्पेसिंग फॉर सोइंग ऑफ द क्लॉक वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो कहता है स्पेसिंग प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। वैसे वो हम पीछे पढ़ चुके हैं, रिकमेंडेड स्पेसिंग वही वाली आप यहाँ पर लेकर चलेंगे। लाइट इरिगेशन इज जनरली गिवन इमीडिएटली आफ्टर सोइंग। कहता है जैसे आप इसको क्लोव्स को सुराखों में डाल दें, ऊपर से सुराख कवर करें और इसके ऊपर पानी लगा दें, ये डिबलिंग की जनरल टेक्निक होगी। इसकी तस्वीर बनाना चाहते हैं, बना लें। ओके, देन वी विल मूव टू फरो प्लांटिंग। फरो प्लांटिंग में क्या है, सबसे पहले दी फरोज आर मेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। आप खेलियां बनाएं, जमीन के अंदर 15 सेंटीमीटर उनका फासला होना चाहिए, खेली से खेली का कम से कम। ठीक है। एंड आफ्टर दैट विद द हैंड हो और कॉटन ड्रिल। अच्छा इसमें सॉरी, ये फरो वाला मैं इसको थोड़ा आपको ये गलत मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक्चुअली एक तरीके की लाइन सोइंग ही हो रही है। हो क्या रहा है कि आप हैंड ड्रिल की मदद से जमीन के ऊपर, ये आपकी जमीन है, इसके ऊपर आपने छोटी-छोटी खेलियाँ बना ली, इसके अंदर मतलब फर ग्रूव्स बना लिए आपने ज़मीन के अंदर। किसकी मदद से बना ली? हैंड हो की मदद से बना सकते हैं, हाथ की मदद से, वो क क उसकी कांडी की मदद से, या ड्रिल की मदद से बना सकते हैं। वो ज़मीन में फिरेगी तो ज़मीन में एक लंबी सी ऐसे खेली बनती चली जाएगी। और ये उसके पीछे इन दीज़ फरोज़, इसकी इन खेलियों के अंदर, इन जो आपने ये बनाई है ग्रूव्स, द क्लोव्स आर ड्रॉप्ड बाय हैंड, हाथ की मदद से गिराएं 7.5 से 10 सेंटीमीटर। ये वही रिकमेंडेड डिस्टेंस जो पीछे पढ़ के आए 8 से 10, ये वही वाला यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। देन दे आर कवर्ड लाइटली विद लूज सॉइल। उसके बाद कहता है जब इनको ऐसे इसमें गिरा दें आपने सारी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बस आपने क्लोव्स अंदर गिराई है। क्लोव्स गिराने के बाद 7 से 8 डिस्टेंस के बाद आपने इसके ऊपर रेत डाल दी। ठीक है, इन खेलियों को, इन छोटी छोटी ग्रूव्स को आपने रेत से भर दिया या नरम मट्टी से भर दिया। उसके बाद आपने इसको जस्ट पानी लगाना है, और पानी लगाने के बाद ये भी एक तरीका है ग्लोव्स लगाने का, गार्लिक लगाने का। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, देन वी हैव ब्रॉडकास्ट मेथड। ब्रॉडकास्ट मेथड में क्या है, द क्लोव्स आर स्कैटर्ड इवनली ओवर अ लेवल्ड फील्ड ऑफ लैंड। सबसे पहले जमीन को तैयार कराएंगे, जमीन के अंदर अच्छी तरह इसकी लेवल प्रॉपर करेंगे जमीन का, ताकि इसके अंदर पानी जो है वो एक जगह पे खड़ा ना हो, इक्वली लगे। और इसको अच्छी तरह प्लॉ प्लैंक करके भुरभुरी जमीन, नरम जमीन कर ली। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर छट्टा दिया क्लोव्स का, इवनली छट्टा दिया, हर तरफ क्लोव्स को फैला दिया। आफ्टर दैट दे आर कवर्ड बाय हैरविंग। क्लोव फैलाने के बाद कहता है ऊपर इसके सुहागा फेरे। वो सुहागा जो है लंबी एक, वो आपको पता होगा, ट्रैक्टर के पीछे एक लंबा सा वो बांध के लकड़ी का प्लैंक, और उसकी मदद से इसके ऊपर वो डाल सकते हैं, या वैसे भी किसी चीज की मदद से हल्का फुल्का इसको मट्टी डाल सकते हैं। एंड द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू कन्वीनियंट साइज ऑफ बेड्स फॉर इरिगेशन। अगर खेत बहुत बड़ा है तो इसमें वो कहता है खेलियां बना लें ताकि इसके अंदर पानी आप लगा सकें आसानी से। ठीक है।
तो ये ऐसे छोटे-छोटे इसके ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं ताकि आप आसानी से इसके अंदर पानी खड़ा कर लें। एंड देन इरिगेशन दें फ़ौरन उसको। इरिगेशन देने के बाद कहता है 3 से 4 दिन के बाद जब वो खेल जो क्लोव्स हैं वो स्प्राउट करना शुरू कर दें, द अनकवर्ड क्लोव्स जो ज़मीन से बाहर क्लोव्स हैं, दे आर प्रेस्ड डाउन इन द सॉइल एंड अनदर इरिगेशन इज़ गिवन। तो जब कहता है वो क्लोव थोड़ी-सी जर्मिनेट हो जाती है, तो अगर कोई क्लोव्स आपको बाहर नज़र आ रही हैं पड़ी हुई उनको अगर क्लोव्स को बाहर नज़र आ रही है उनको आप ज़मीन के अंदर बरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। आप उसको हाथ की मदद से प्रेस करके गीली ज़मीन के अंदर बरी कर दें। तो उसके बाद फिर से थोड़ा-सा पानी लगा दें तो उससे क्या होगा कि वो प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश हो जाएँगी। दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रॉडकास्ट मेथड। तो ये समझ लग गई है मेरे ख्याल में सब बच्चों को। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। अगर कोई सवाल होता है तो काइंडली हाथ खड़ा किया करें। जी सईद कुछ पूछना चाहते हैं? सर ये आपने बताया कि जो इसमें डिस्टेंस होता है, जी। सर उसमें जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है, सर उसमें तो इतनी यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं होती। तो फिर तो हमें मैंने कैसे पता चलता है मैंने कि यहाँ पर डिस्टेंस डिस्टेंस आपको लिखवाया ही नहीं है ब्रॉडकास्ट में। देखें आप डिस्टेंस कहीं नहीं लिखा हुआ ब्रॉडकास्ट मेथड में। ब्रॉडकास्ट में सिर्फ ये बात की है कि एज इवनली एज पॉसिबल आप उसको इवनली बस स्प्रेड करें क्लोव्स को, अगर आप कर सकते हैं लेवल पीस ऑफ लैंड के ऊपर। उसके अंदर डिस्टेंस की बात ही नहीं हुई यहाँ पर कहीं भी। सर इससे पहले वाली जो हमने स्लाइड पढ़ी। जी जो पीछे पड़ी है वो और चीज़ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जो पीछे पढ़ के आए हैं उसमें वो एक्चुअली हम ग्रूव्स के अंदर डाल रहे हैं हाथ की मदद से। ये जिसको आप वो कहते हैं ना पोरा मेथड और केरा मेथड, ये एक तरीके का केरा या पोरा मेथड बनता है ये फरो प्लांटिंग जो है, कि आप पहले एक पोर की मदद से ज़मीन में एक खेली बना रहे हैं, लंबी सी ग्रूव बना रहे हैं एंड देन यू आर प्लेसिंग योर क्लोव्स इनसाइड इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड। आप हाथ की मदद से इसके अंदर क्लोव्स रखते जा रहे हैं। उसमें उसने डिस्टेंस की बात की है, छठे दिन में उसने डिस्टेंस की बात नहीं की। ठीक है? ओके सर। ओके आगे आ जाए। अब इसके बाद ब्रॉडकास्ट हो गया। ब्रॉडकास्ट के बाद ट्रांसप्लांटिंग आ गया जी इससे अगला। इसकी नर्सरी भी लग सकती है, ट्रांसप्लांटिंग हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि क्लोव्स डायरेक्ट फील्ड में लगानी आसान है, साइज़ में बड़ी होती हैं, हैंडल करनी आसान है, इसलिए क्लोव्स खेत में डायरेक्ट लग जाती हैं। लेकिन नर्सरी हैज़ आल्सो बीन प्रिपेयर्ड एंड ट्रांसप्लांटेड ऑफ प्लांटलेट्स ट्राइड बाय मैनी रिसर्चर्स। बहुत सारे रिसर्चर ने इसको रिपोर्ट किया है। उसने ये वाली ये बेशक आप बात छोड़ दें, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। उसने कहा है कि आमतौर पे देखा ये गया है कि जो ये ट्रांसप्लांटिंग है ये टाइम पर करनी चाहिए। अगर ट्रांसप्लांटिंग आप डिले करेंगे, आप ज़्यादा पत्ते निकलने की इंतज़ार में रहेंगे कि पौधा ज़रा और थोड़ा-सा हेल्दी हो जाए तो फिर मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा, देयर विल बी मोर यील्ड रिडक्शन। इसमें यील्ड जो है वो कम होगी पौधे की। क्योंकि वो आमतौर पे जो मैंने पहले भी आपको बताया कि आमतौर पे 2 टू 3 लीफ स्टेज इज़ द आइडियल स्टेज फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल्स। 2 से 3 पत्ती स्टेज ही आइडियल स्टेज है, चाहे वो प्याज़ है, चाहे लहसुन है। तो अगर आप ट्रांसप्लांट इस तरह करना चाहते हैं तो 2 से 3 पत्ती स्टेज से आगे ना जाएँ, इसके ऊपर इसको ट्रांसप्लांट कर दें। छोटे पौधे जो होते हैं वो ट्रांसप्लांट करने के बाद शॉक बर्दाश्त कर जाते हैं। बड़े प्लांट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, उनकी रूट सिस्टम नीचे एक्सटेंसिव हो चुकी होती है, जब वो उन्हें अपरूट करते हैं तो रूट्स टूट जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि पौधा मर जाता है। तो ये ट्रांसप्लांटिंग के बारे में जस्ट चंद एक बातें जस्ट पता होना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग हो सकती है। नर्सरी में क्लोव लगाएँगे और 2 से 3 पत्ती स्टेज पे ट्रांसप्लांट कर देंगे। आखिरी चीज़ है जी फ्लैट या रिज प्लांटिंग। अब ये क्या है फ्लैट वर्सेस रिज प्लांटिंग? और हमारे मुल्क में ज़्यादा आमतौर पे ये रिज प्लांटिंग होती है, जिसको आप चोका मेथड बोलते हैं। ये रिज प्लांटिंग ही है हमारे पास, चोका मेथड इसको कहते हैं। रिज प्लांटिंग में क्या है, रिजेस आर प्रिपेयर्ड 35 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर। खेलियां बनाई ट्रैक्टर की मदद से 35-35 सेंटीमीटर की तकरीबन फासले पर, या बाद में 25 सेंटीमीटर तक भी होता है, डिपेंडिंग ऑन 75 तक भी जा सकता है। अच्छा, उसके बाद प्लांटिंग ऑफ क्लोव्स आर डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिज एट 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इसके दोनों साइड पर खेली के इस तरफ भी और इस तरफ भी आपने हाथ की मदद से पानी लगाने के बाद या पानी लगाने से पहले, जिस तरह आपको बेहतर लगता है, जमीन पर डिपेंड करता है। अगर सैंडी सॉइल है तो पानी लगाने से पहले भी आप आसानी से इसके अंदर बरी कर सकते हैं क्लोव्स को, और अगर ये क्लेई सॉइल है तो फिर आपको पहले पानी लगाना पड़ेगा। जमीन नरम होगी तो फिर आप इसके अंदर हाथ की मदद से, वो हम जैसे पहले पढ़ के आए हैं किरा अपना चोका मेथड, आपको पता है उसका, तो उस तरीके से आप इसके अंदर हाथ की मदद से बीज लगा दें दोनों साइडों पर। अच्छा, फ्लैट बेड्स एक टर्म है। फ्लैट बेड्स में क्या होता है, प्लांट स्पेसिंग इज केप्ट 15 बाय 7.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि फ्लैट बेड्स में ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े बेड्स बनाए जाते हैं और इन बेड्स के ऊपर ये क्लोव्स जो है ऐसे लगाई जाती हैं 3 या 4 रोज के अंदर। और वो रोज जो होती हैं वो 15-15 सेंटीमीटर के फासले पर होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन रोज इज 15 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लांट इज 7.5 सेंटीमीटर।
तो ये एक चीज़ यहाँ पर मैं आगे इसकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ, बनी हुई है। तो ये इस यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली इस बात का जो अभी तक हमने पढ़ी है। रोट रो यहाँ पर और ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? फ्लैट वर्सेस रिज प्लांटिंग। अच्छा, ये आमतौर पे जो फ्लैट बेड्स वाली होती है, ये ड्रिप सिस्टम के तहत होती है। ड्रिप सिस्टम में पानी लगाना आसान है खेलियों को, और इसमें अब सेंटर में ड्रिप की लाइंस भी चल रही होती हैं। आमतौर पे हमारे मुल्क में जो मोस्ट कॉमन मेथड है दैट इज दिस फरो प्लांटिंग। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा कॉमन ये फरो प्लांटिंग चलती है। तो यहाँ की स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। ओके, देन आई विल शो यू। ये देखें उसकी एक तस्वीर है। ये सोइंग मेथड रिज एंड फ्लैट, ये आपको नज़र आ रहा है। ये फ्लैट के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ही पड़ा है सब कुछ, खेली के ऊपर। और ये देखें ये ड्रिप सिस्टम के तहत 15-15 सेंटीमीटर पे लाइन लगी है, और उसके दरमियान में ये पौधे जो हैं 7.5-7 सेंटीमीटर के फासले पर पौधे लगा दिए गए हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट सोइंग, ज़मीन के ऊपर डायरेक्ट सोइंग हो रही है। और रिज के ऊपर क्या होगा कि इसकी खेली बना दी जाएगी, तो वो रिज बन जाएगी। यहाँ पर रिज नजर बाहर नहीं आ रही, फ्लैट नजर आ रही है आपको। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट के ऊपर। गार्लिक रिस्पॉन्ड्स वेरी वेल टू ऑर्गेनिक मैन्योर, कहता है बहुत रिस्पॉन्स देता है गार्लिक। एप्लीकेशन ऑफ 10 to 12 टन्स पर हेक्टेयर फार्म यार्ड मैन्योर एट द टाइम ऑफ फील्ड बेड प्रिपरेशन इज रिकमेंडेड। नाउ अगर आपसे को पूछे कि फील्ड बेड फार्म यार्ड मैन्योर कितना डालना है, इट इज 10 to 12 टन्स पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से याद कर लेनी है, ये डोज जो लिखी है। Application of NPK at the rate 75, 85, 55 is also produce higher yield। ये उसकी NPK की yield है, although ये वेरी करती है सॉइल कंडीशंस पर और सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स है उसके ऊपर, लेकिन रिकमेंडेड जनरल ये एक डोज है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग हाफ ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद फुल डोज ऑफ फास्फोरस एंड पोटैश शुड बी यूज्ड। नाइट्रोजन को कहता है हाफ स्प्लिट में डालें, शुरू में हाफ डाली, और उसके बाद रिमेनिंग हाफ डोज जो है वो तकरीबन महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद आप डालेंगे। 30 से 35 दिन आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर प्लांटिंग के बाद आप उसको अप्लाई कर दें नाइट्रोजन को। तो ये जनरल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में इसमें इतनी कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं थी, बस ये 2 आप 3 डोजेस इसमें याद रखें। 10 से 12 टन फार्म यार्ड मैन्योर, 75, 85, 55 ये एनपीके, एंड देन 30 to 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग जो हाफ डोज आपने इस 75 की 2 डोजेस बनानी है, वो हाफ डोज जो है वो बाद में आपने डालनी है। दैट्स इट। तो ये जनरल बातें हो गई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। देन वी हैव फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट के बाद इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि स्पेसिफिक टू गार्लिक हैं। गार्लिक इज अ क्लोजली प्लांटेड क्रॉप, कहता है बहुत करीब करीब लगाई जाती है। इट रिक्वायर्स 3 to 5 मैनुअल होइंग्स फॉर हायर यील्ड। तो इसमें गोडी बहुत जरूरी है, और गोडी किस तरीके से हो रही है, मैनुअली, हाथ से हो रही है। द हाउ वीडिंग इज टीडियस, कहता है वीड रिमूव करना एक बहुत मुश्किल मरहला है, क्योंकि बहुत करीब करीब पौधे हैं। एक्सपेंसिव ऑल्सो, बहुत मेहनत दरकार है, पैसे लगते हैं इसके अंदर, लेबर लगती है। ऑफन डैमेज द प्लांट्स, और बाज़ दफ़ा पौधे डैमेज भी हो जाते हैं अगर आपका पास जो बंदा है वो अनस्किल्ड है, उसको पता नहीं चल रहा। देयरफॉर वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ऑक्साडाइजोन 0.25 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आमतौर पे, या इसके पेंडीमेथिलीन, ये पेंडीमेथिलीन ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे हमारे इलाकों में। पेंडीमेथिलीन 0.5 लीटर पर हेक्टेयर इसको अप्लाई करें। ये डाइकॉट प्लांट्स के लिए है, क्योंकि ये गार्लिक जो है इसके पत्ते आपने देखे हैं ऐसे नीडल लाइक हैं। दिस इज अ मोनोकॉट प्लांट। गार्लिक एक मोनोकॉट है। इसके अंदर जो ब्रॉड लीफ की क्रॉप होगी ना, जिसके पत्ते ऐसे चौड़े पत्ते वाली हैं, वो जितनी भी जड़ी बूटियां वो सारी इस पेंडीमेथिलीन से मर जाएंगी। 0.5 लीटर पर हेक्टेयर प्री एमरजेंस वीडिसाइड है। मतलब ये है कि आपने जब गार्लिक लगाया जमीन में, क्लोव्स दबाई जमीन के अंदर, तो क्लोव्स को दबाने के बाद आपने क्लोव के उगने से पहले पहले ये स्प्रे करना है। ठीक है, अदरवाइज पौधे को नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, ड्यूरिंग ग्रोथ इफ टू हॉट वेदर और ड्राई सीजन मल्चिंग कैन बी डन, कहता अगर तो आप समझते हैं कि मौसम बहुत ठंडा या बहुत सॉरी गर्म या बहुत खुश्क है, दोनों केसेस में, तो आप मल्चिंग कर लें। मल्चिंग करने से क्या होगा कि आपकी ज़मीन गीली रहेगी, और पौधे जो है वो इतने ज़्यादा गर्मी फील नहीं करेंगे, क्योंकि सूरज की छाएं ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो ये जनरल बातें होगी जी इसके बारे में, इंटरकल्चरल के बारे में यहाँ तक। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली इसकी। एंड देन वी हैव इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में क्या है, और ये दोनों क्रॉप्स के लिए है। अनियन भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसमें भी ये प्रॉब्लम था, यहाँ पर भी है कि द प्लांट ऑफ गार्लिक इज वेरी शैलो रूटिंग।
इसकी रूट्स बहुत शैलो होती हैं, ऊपर ऊपर ही सिर्फ रहती हैं। आपने देखा ही है गार्लिक को, कभी आपने देखा है या प्याज को देखा है तो यू कैन सी कि इसकी रूट्स जो है वो ऐसे बंच की शक्ल में छोटी मोटी होती हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती और थोड़े से एरिया में कन्फाइंड होती हैं एंड कैन नॉट विदस्टैंड अंडर वाटर लॉगिंग कंडीशंस। और कहता है ये पानी जो है खड़े पानी में बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करती। फर्स्ट इरिगेशन इज गिवन सून आफ्टर सोइंग। पहला पानी तो कहता है फौरन लगाना है जैसे ही आप उसकी सोइंग करेंगे। लेटर फील्ड इज इरिगेटेड आफ्टर 10 to 15 डेज। और बाद में क्योंकि ये सर्दियों की फसल है आपके सामने ही है, आप इसको सर्दियों में लगा रहे हैं तो तकरीबन हर दूसरे हफ्ते पानी लगता है। अनटिल बल्ब बिगेन टू डेवलप, हत्ता के नीचे जो है वो बल्ब्स बनने शुरू हो जाएं। एट दिस स्टेज जब बल्ब्स बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर पानी ज्यादा लगाया जाएगा, मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। और आमतौर पे जब बल्ब्स बनना शुरू होते हैं नीचे उसके क्लोज बनी शुरू होती है तब मौसम भी थोड़ा गर्म हो जाता है। ये सर्दियों के मौसम में पत्ते छत्ते अच्छे निकालता है और गर्मियों के मौसम में नीचे बल्ब अच्छा बनाता है। देयर शुड नॉट बी स्कैर्सिटी ऑफ मॉइस्चर। कहता है मॉइस्चर की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए इन द ग्रोइंग सीजन के अंदर टू हैव द बेस्ट बल्ब डेवलपमेंट, ताकि आपके बल्ब जो है वो बहुत अच्छे डेवलप हो सके। अदरवाइज द डेवलपमेंट ऑफ द बल्ब विल बी चेक्ड एज द सॉइल में बी पैक्ड अराउंड द बेस विच इंटरफेयर विद देयर नॉर्मल एक्सपेंशन। कहता है अगर आप इसको जमीन को सूखा रखेंगे तो जमीन सख्त रहेगी और वो बहुत हार्ड रहेगी और उसकी वजह से क्या होगा कि जो वो बल्ब्स हैं वो उनको फूलने में प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं मिलेगी, नॉर्मल एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे और उनकी ग्रोथ या उनका साइज छोटा रह जाएगा। Irrigation after temporary setback during bulb development cause the partial development close from to form tops। अच्छा कहता है अगर आप छोटी ये इस तरह का स्ट्रेस देंगे ना, इनको टेम्पररी सेटबैक देंगे ड्यूरिंग बल्ब डेवलपमेंट, जब बल्ब बन रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि जो नीचे क्लोव्स बन रही हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होंगी और वो ऊपर उनके वो सिट्टे निकल आएंगे जिसको कहते हैं ना बोल्ट कर गया, वो हो जाएगा। द लास्ट इरिगेशन शुड बी गिवन 3 days बिफोर हार्वेस्टिंग। 3 दिन पहले कहता है कि हार्वेस्टिंग से 3 दिन पहले जो है ना इरिगेशन आपने रोक देनी है, उससे उसके बाद आपने पानी नहीं लगाना 3 दिन पहले। फॉर मेकिंग इट इजी टू डिग आउट दी, यहाँ पे पूरी बात नहीं लिखी, टू मेक इट इजी टू डिग आउट दी प्लांट्स विदाउट डैमेजिंग द बल्ब्स, ताकि जमीन के अंदर से आप पौधों को आसानी से निकाल सके डैमेज किए बगैर। जमीन थोड़ी सी गीली हो, बतर में हो, ताकि आप जब उसमें से निकाल लें तो वो आसानी से बाहर निकल आए। गार्लिक कैन बी इरिगेटेड आइदर इन बेसिन और बॉर्डर स्ट्रिप। वो कहता है हम तो, वैसे हमारे यहाँ पर ज्यादा बॉर्डर स्ट्रिप में होती है, बेसिन इरिगेशन प्लांट्स में इस्तेमाल नहीं होता हमारे केस में क्योंकि गार्लिक छोटी फसल है। आप कितने बेसन बनाएंगे गार्लिक की गिर, तो आमतौर पे बॉर्डर स्ट्रिप इज मच बेटर। इसमें क्या होता है कि लंबी लंबी जो खेलियां हैं ये मतलब फर्ज करें गार्लिक गार्लिक है तो ये साइडों पर इसके आपने ऐसे पानी लगा दिया, इसकी स्ट्रिप के अंदर पानी भर दिया, तो ये बॉर्डर स्ट्रिप मेथड इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा ये जर्नल की तस्वीर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें जरा इसकी एक। ओके देन हम आगे चलेंगे इसी में ही, हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग। गार्लिक मैच्योर्स आमतौर पे 130 to 180 डेज आफ्टर प्लांटिंग, तकरीबन 130 से 180 दिन डिपेंडिंग ऑन वैरायटी। कुछ लेट मैच्योरिंग वैरायटीज हैं, कुछ अर्ली मैच्योरिंग है, इसलिए ये इतना डिफरेंस है। जनरली अर्ली प्लांटिंग इज अ लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड देन लेट प्लांटिंग। कहता जो आप जल्दी अर्ली प्लांट करते हैं ना पौधों को सीजन में, वो ज्यादा टाइम लेते हैं मेच्योर होने में, जबकि जो लेट सीजन में लगाएंगे वो जल्दी मेच्योर होंगे। उसकी वजह आप समझते ही हैं कि जो देर से लगाए जाएंगे उनको शॉर्ट ग्रोइंग सीजन मिलेगा, थोड़ा टाइम मिलेगा ग्रो होने के लिए, बजाय इसके कि आप ये मतलब फर्ज करें ये जनवरी का महीना है और ये आगे फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, तो इसको तो जून तक महीने मिले हैं। जबकि दूसरा जो है अगर आपने सितंबर अक्टूबर में लगाई है फसल तो वो सितंबर से शुरू होके और वो जून तक जाती है। डेफिनेटली इट विल हैव मोर टाइम फॉर मैचुरेशन एंड ऑल अदर थिंग्स, ऑल जून तक ये फसल कभी भी नहीं जाती, मार्च अप्रैल मैक्सिमम यहाँ तक ये हार्वेस्ट हो जाती है। अच्छा द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट। अब इसका पता कैसे चलता है, व्हेन द बल्ब्स आर फुली डेवलप्ड। और ये एक मेच्योरिटी इंडेक्स आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि गार्लिक में क्या है। अ गुड इंडेक्स ऑफ मेच्योरिटी इज व्हेन द मेन स्टेम अबव द बल्ब सॉफ्टन। कहता है सबसे अच्छा एक इसका इंडेक्स ये होता है कि जो गार्लिक के ऐसे बाहर को स्टिक निकल रही है ना, जिसके ऊपर ऐसे पत्ते लगे हुए हैं और आपने देखे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के पत्ते ऐसे निकले हुए हैं, ये जो स्टेम है ये यहाँ से सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। दिस दिस विल बिकम सॉफ्टन, यहाँ से नरम होगा और ये ऐसे इसके ऊपर गिर जाएगा जमीन के ऊपर, ठीक है। एंड द टॉप्स हैज फॉलन, और ये गिर जाएंगे। एंड व्हेन 75% ऑफ द लीव्स टर्न येलो, और इसके जो पत्ते हैं ये आमतौर पे पीले होने शुरू हो जाएंगे, टिप से पीछे को येलो होना शुरू हो जाएंगे। दीज आर दी सिम्टम्स कि आपकी जो फसल है वो तैयार हो रही है।
75% पत्ते अगर आपको खेत में नजर दौड़ाने से पीले नजर आ रहे हैं और वो ऐसे नीचे को गिरे हुए नजर आ रहे हैं, दिस इज द सिम्टम कि आपके बल्ब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, आप इनको निकाल लें। मैनी फार्मर्स वेट, कहता है बहुत सारे फार्मर वेट करते हैं अंटिल द फ्लावरिंग पार्ट्स हैव इमर्ज्ड। एक मिनट बेटा मैं सर स्क्रीन जी जी पूछें। सर स्क्रीन ही नजर आ रही, ये ब्लैक है सारा। बेटा मेरी तरफ से तो स्क्रीन नजर आ रही है, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ वैसे मेरी तरफ से। ओके सर वेट, हमें भी आ रही है नजर। आ रही किसको है किसको नजर नहीं आ रही? सर तो सही मुझे को। सही बेटा मुझे लगता है, चलो मैं देखता हूँ, एक मिनट रुक जाए, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। अब मैंने वैसे रिकॉर्डिंग कर ली है, आपको वो भी भेजता हूँ अभी। तो फार्मर्स कहता वेट करें अंटिल फ्लावरिंग पार्ट्स हैव इमर्ज्ड, फ्लावरिंग पार्ट कहता जब निकल आते हैं, स्पेशली इफ दे आर फार्दर आफ्टर बल्ब इंटेंडेड फॉर प्लांटिंग द फॉलोइंग सीजन, स्पेशली खास तौर पर उस वक्त जब वो कहता है कि दे आर आफ्टर बल्ब, जब वो बल्ब्स के ऊपर हों इंटेंडेड फॉर प्लांटिंग द फॉलोइंग सीजन, रीजन नहीं सीजन, यहाँ पे सीजन आना ये गलत लिखा हुआ, फॉलोइंग रीजन, प्लांटिंग द फॉलोइंग सीजन। वो कहता बाज दफा किसान अगर उन्होंने अगले साल भी ये गार्लिक लगाने हो ना, तो वो बल्ब, जैसे मैंने बल्बिल्स का आपको भी बताया था ना, तो बल्बिल्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं उसके लिए, आपकी कह लें गार्लिक लगाने के लिए। तो वो बाज दफा इसका भी वेट करते हैं कि फ्लावरिंग पार्ट निकल आए बाहर, इमर्ज आउट हो जाए, उस सिट्टे के ऊपर जो बल्बिल्स लगेंगे वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, उनको कह लें कि वो नर्सरी में उगाकर उनसे छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं और उन गोलियों को बाद में फील्ड में लगाकर उनसे गार्लिक हासिल कर लेते हैं नेक्स्ट सीजन में। तो ये भी एक प्रैक्टिस है जो की जा सकती है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, जिन बच्चों को नजर आ रही है वो ले लें, अब उसको मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रही है अभी सईद को। ओके देन मैं बस ये खत्म करने लगा हूँ, मैं फिर आपके साथ ये शेयर करता हूँ। ये आखिरी है जो आज मैंने पढ़ानी है, इसमें मैं एक मिनट दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर करूँ, शायद आपके पास आ जाए। एक मिनट जरा, लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट ओके। टू हार्वेस्ट कहता हार्वेस्ट करने के लिए कैसे आपने निकालने हैं, पुल इंडिविजुअल प्लांट्स केयरफुली बाय हैंड। कहता हार्वेस्ट करने के लिए पौधों को खींचते हैं, हर पौधे को अलग अलग से, केयरफुली ध्यान से, बाय हैंड हाथ की मदद से। प्लेस द प्लांट अंडर शेड, और उस पौधे को पूरे के पूरे पौधे को शेड के अंदर रख देते हैं। विद द टॉप्स लेड ओवर एडजेसेंट बल्ब, कहता है उस पौधे के टॉप्स को काटते नहीं है गार्लिक के, वो ऐसे ही मतलब ये उसके ये गार्लिक पड़ा हुआ है शेड के अंदर और उसके ये पत्ते हैं, इनको ऐसे फोल्ड करके उसके साथ ही ऐसे रख दिया उसके साथ ही, ठीक है। तो ये पत्ते इसलिए नहीं काटते, इसको इनको इससे उठाना भी आसान है, और दूसरे नंबर पर इस तरह ये भी जब सूखेंगे पत्ते तो ये सील लग जाएगी यहाँ पर और यहाँ से मॉइस्चर उड़ेगा नहीं। अलाउ द बल्ब टू ड्राई फॉर 2 to 3 वीक्स, इस तरह कहता है इनको पड़ा रहने दें 2 से 3 हफ्तों के लिए। ये शेड में रखने हैं, यहाँ पर मैं 2 बातें क्लियर कर दूं, यहाँ पे वो ऐसे नहीं नजर आ रही मुझे लिखी। नंबर 1, देयर शुड बी अंडर शेड, एंड नंबर 2 देयर शुड बी प्रॉपर एयर सर्कुलेशन, जहां पर इनको रखें वहां पर फैन चलाएं ताकि हवा मॉइस्चर जमा ना हो सके, खुश्क रहे जगह वो, ताकि ये बल्ब सूखने में हेल्प मिले। फॉर फास्टर ड्राइंग कहता है जल्दी खुश्क करने के लिए, द प्लेस द न्यूली हार्वेस्टेड क्रॉप डायरेक्टली अंडर द सन फॉर 3 to 4 days, कहता है जल्दी खुश्क करने के लिए 3 से 4 दिन के लिए धूप में भी रख सकते हैं, ठीक है। देन ग्रेड एंड बंडल द बल्ब्स इन ग्रुप्स ऑफ 50 पीसेस, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन थोड़े से जो पार्शली ड्राइड बल्ब्स हैं इनको 50-50 बल्ब की शक्ल में, एक मिनट बच्चों, 50-50 बल्ब की शक्ल में जो है आप इनको बंडल बना लें, और वो बंडल जो है वो ऊपर से वो पत्ते हमने काटे तो है नहीं अभी, वो पत्तों को सबको ऐसे इकट्ठे कर लेते हैं, ऊपर से टॉप्स को ऐसे सारे इकट्ठे कर लिए, नीचे उसके सारे ये गार्लिक लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंडिंग ऑन योर द साइज ऑफ योर क्लोव जितने हैं उनको यहाँ पे ऐसे रस्सी बांध ली इस जगह से पकड़ के, ये नीचे सारे उसके ये गार्लिक क्लोव्स है और ऊपर जो है सारे ये पत्ते हैं, तो इसको हैंडल करना आसान है, ऐसे पकड़ना आसान है। Bundled bulbs should then be air dried under shade to preserve their quality, उसके बाद इनको क्या करते हैं, इनको टांग देते हैं, एक तार के ऊपर ऐसे लंबी सी तार लेकर ना दीवार के साथ लगाई होती है, उसके ऊपर इनको ऐसे टांग देते हैं, ये जहाँ से बांधे हुए हैं ये ऊपर पत्ते हैं सारे और ये नीचे उसके बल्ब लटके हुए हैं, ऐसे ये सारे टांग दिए हैं, ठीक है, बंच की शक्ल में। और ऊपर से पंखा चला देते हैं, हवा शवा फिरती रहे अंदर ताकि ये एयर ड्राइड हो जाए, हवा की मदद सूख जाए, और उससे क्या होगा कि ये इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं, यहाँ पर एक वर्ड जो नहीं लिखा मैं लिख देता हूँ, दैट इज कॉल्ड क्योरिंग। ये जो आप पोस्ट हार्वेस्ट ड्राइंग है ना पौधे की, दिस इज कॉल्ड क्योरिंग, इसको क्योरिंग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट हार्वेस्ट ड्राइंग प्रैक्टिस है ये,
तो ये शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए की जाती है क्योरिंग। और ये इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। आई थिंक आपने ले ली होगी जी कुछ बच्चों ने। एंड देन लास्ट वन इज जो इस यील्ड हमने बस जैसे यहीं तक आज पढ़ना था। यील्ड जो है दैट इज there is lot of variation in yield of garlic due to the season of planting, cultivar, soil type, management practices कहता बहुत वेरिएशन है। however normally 5 से 10 5,000 to 10,000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी 5 से 10 टन यही बनती है ना, 5 से 10 टन पर हेक्टेयर इज द नॉर्मल यील्ड ऑब्टेन्ड विद द रिकवरी ऑफ क्लोव इन द बल्ब्स 86 to 96%। अब वो ये आप सिर्फ इसकी यील्ड इतनी याद कर लें, ये भी काफी है पेपर के लिए कि कितनी यील्ड है जी, पेपर में बाद में पूछ ली जाती है। 50 to 10,000 किलोग्राम्स पर 5,000 to 10,000 kilograms per hectare is the normal yield of bulb जो कि हासिल की जाती है। उसमें से वो कहता है वो जो बल्ब होते हैं ना, उसमें जो क्लोव्स होते हैं बाद माल फॉर्म्ड होते हैं, तो आम तौर पे 86 to 90% क्लोव्स उसमें ठीक होते हैं। कुछ क्लोव्स जो है वो खराब होंगे, किसी को फंगस लग गई, कोई माल फॉर्म्ड है, कोई प्रॉपर नहीं बना, तो वो हो सकता है। लेकिन मोस्टली तकरीबन इतने परसेंट सक्सेस होती है इसमें, इतने परसेंट आपको सही क्लोव्स इसमें से मिल जाते हैं। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ना था जी। और अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आखिरी वाले की भी स्लाइड की, और ये ग्रुप में शेयर कर दें काइंडली व्हाट्सएप वाले में, ताकि सईद को भी नजर आ जाए। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ थोड़ी देर तक। वैसे मैं शायद सुबह आपके साथ इसको शेयर करूँ।